हेलो गाइस, ये है हमारा भारत। आजकल यहाँ राजनीतिक गर्मागर्मी अपने चरम सीमा पर है। वोटिंग हो चुकी है और 4 जून का सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये वो दिन है जो भारत का भविष्य डिसाइड करेगा। आज की सिचुएशन ये है कि सरकार के खिलाफ कोई 2 शब्द भी बोल दे तो उसे सजा भुगतनी पड़ती है और इनकी नजरों से बच पाना लगभग नामुमकिन है। जिस स्वतंत्र भारत की सड़कों पर सॉफ्ट वॉइस लेटेस्ट ट्रेंड्स पर रील्स बनाया करते थे और अनबायस्ड यूट्यूबर्स वन साइडेड इंफॉर्मेशन देकर पैसा कमाया करते थे, आज वो डरे हुए हैं सरकार का अगला निशाना कहीं वो ना बन जाए। सो गाइस, सही पहचाना आपने। आज की हमारे चैनल की फर्स्ट ऐसी वीडियो है जो पॉलिटिक्स के ऊपर बनाई गई है। भाई, आजकल जो ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है तो हम क्यों पीछे रहे। सो चलो गाइस, हम भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। Something unprecedented has happened in India. A sitting chief minister has been arrested. Arvind Kejriwal has been arrested. Arrest has been shown by the Enforcement Directorate. Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. 12-member team is currently inside. What we are being told right now by senior police officials. For a grant of bail. Now, in another plea, Delhi's The agency, the Enforcement Directorate, has refuted the claims by leaders of ruling Aam Aadmi Party in New Delhi that Chief Minister Arvind Kejriwal is likely to be arrested today. इंडियन हिस्ट्री में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सीएम को उसके टर्म के दौरान ही अरेस्ट किया गया हो, वो भी इलेक्शन के जस्ट पहले। तो अब एक सेक्शन ये कह रहा है कि भारत में डिक्टेटरशिप जैसा माहौल है। रूलिंग पार्टी अपोजिशन के लीडर्स को जेल भेज रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस सरकार के कंट्रोल में है। सरकार के द्वारा इन्फोर्समेंट एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है। मीडिया पूरी तरह से बिकी हुई है और वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही। और जब तक कोई नेता अपोजिशन पार्टी में है तो उसके अगेंस्ट केसेस चलाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो रूलिंग पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसके ऊपर से सारे केसेस हटाए जाते हैं। इलेक्शंस फेयर नहीं हो रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। अब मुझे पता है कि आप भी काफी कंफ्यूज हो रहे हो कि किस चीज में कितनी सच्चाई है। ये जानने के लिए भी क्यूरियस हो कि आखिर डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा है या नहीं, क्योंकि सबको पता है कि जो लोग डेमोक्रेसी के ठेकेदार बने बैठे हैं वो किस साइड लीनियंट है। बट हमें ये न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से जानना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी मैनिपुलेटिव वे में आपको इन्फॉर्मेशन ना दे पाए। तो आज देश में चल रहे पूरे इश्यूज को एक सेंट्रलिस्ट पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करते हैं। तो अब डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में थोड़ा सा फर्क जान लेते हैं। देखो गाइस, जिस देश में पब्लिक वोट करती है गवर्नमेंट को चुनने के लिए, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जैसे इंडिया, यूएस, फ्रांस और दूसरे डेमोक्रेटिक देश। एक डेमोक्रेसी में हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू एजुकेशन जैसे फंडामेंटल राइट्स देश के लोगों के पास होते हैं। वहीं पे अगर डिक्टेटरशिप की बात की जाए तो वहाँ एक ही व्यक्ति पूरी पावर होल्ड करता है। लोगों के पास ना कोई वोटिंग राइट्स होते हैं, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, ना वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बेसिक डिफरेंसेस तो हम जानते हैं, बट भारत कैसे एक डिक्टेटरशिप है या कैसे डिक्टेटरशिप के रास्ते धीरे धीरे जा रहा है। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए लोग हमेशा सरकार पर सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का मिसयूज करके अपोजिशन लीडर्स को सप्रेस करने का आरोप लगाते हैं। देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्ट्रॉल सिस्टम में लोग जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं और अपोजिशन कैंडिडेट और रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट के पास इलेक्शन के समय पर सेम एडवांटेज हो और सेम फ्रीडम हो। लेकिन इंडिया में ये होते हुए नहीं दिखता है, ना कि सिर्फ करंट पार्टी के दौरान बल्कि अपोजिशन पार्टी के रूलिंग के दौरान भी, जो 2004 से लेकर 2014 तक पावर में थी। इंडिया के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज करती है
अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए। अब पास्ट के इंसिडेंट्स और हिस्टोरिकल कंटेंट्स को जानने के बिना चीजों को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर आप किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बायस्ड होकर चीजों को देखोगे तो आपको कंफ्यूज करना और मैनिपुलेट करना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको कोई सामने से आकर ये बोल देगा जो आप पहले से ही सुनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कन्विंस करना कितना ज्यादा आसान होगा। तो चलो पास्ट के कुछ इंसिडेंट से शुरू करते हैं। 19 मार्च 2013 को कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट के सबसे बड़े एलाई में से एक तमिलनाडु की रीजनल पार्टी के डीएमके ने कुछ डिफरेंसेस के चलते हुए अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया था, और इसके सिर्फ 2 दिन बाद ही सीबीआई ने डीएमके चीफ के बेटे एमके स्टैलिन के घर रेड्स डलवा दी। यानी कि पार्टी जब मिलके काम कर रही थी तो सब ओके था, और सपोर्ट विड्रॉ करते ही सीबीआई ने रेड मार दी। अब इस एक्शन के बाद अपोजिशन पार्टी बीजेपी इंसाफ के लिए खड़ी हुई, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने सर्वाइवल के लिए सीबीआई को यूज किया है। लेकिन जो बीजेपी कांग्रेस पे सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज करने का आरोप लगा रही थी, वो 2014 में पावर में आने के बाद उन्होंने भी ऐसा ही करना शुरू किया। चाहे महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के लीडर्स पर रेड की बात हो या कांग्रेस और उसके अपोजिशन लीडर्स पर, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी पार्टी दूध की धुली है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूल में होगी वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए सभी सेंट्रल एजेंसीज का यूज करेगी और करते आई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। लेकिन अभी से देश को डिक्टेटरशिप बोलना सही नहीं है। हाँ, कुछ घटनाओं की वजह से हमें ये महसूस हो रहा है कि भारत डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। गाइस, एक्चुअल डिक्टेटरशिप जो है वो है नॉर्थ कोरिया में, भारत में नहीं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से अपनी पार्टी के लीडर को इलेक्ट कर सकते हो। अब लोग कहते हैं कि इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं, तो यहाँ में और वहाँ में क्या फर्क है? अब फर्क ये है कि उनके इलेक्शंस में ना ही कोई अपोजिशन होता है और ना ही कोई अपोजिशन कैंपेन। डिफरेंस पार्टीज तो है, लेकिन वो एक ही कोलिशन का पार्ट है, जिसे फादरलैंड फ्रंट कहा जाता है। यहाँ आप किसी को भी वोट दोगे तो वो डायरेक्टली किम जोंग उन की वर्कर्स पार्टी को ही मिलेगा। तो नॉर्थ कोरिया के इलेक्शंस को इंडिया के इलेक्शन से कंपेयर करना काफी स्टूपिडिटी की बात है। अब कोई बच्चा भी ये बताएगा कि इंडिया और नॉर्थ कोरिया के इलेक्शंस में क्या फर्क होता है। इंडिया में हर पॉलिटिकल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शंस लड़ सकता है और जनता के पास पूरी फ्रीडम है कि वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में रूलिंग पार्टी को वोट ना करने पर लोगों की जॉब छीन ली जाती है और उनके घर भी हड़प लिए जाते हैं। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। अब आपकी और हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार के गलत एक्शंस को कंडेम करके आवाज उठाना। तो अब अरविंद केजरीवाल के दिल्ली लीकर स्कैम में अरेस्ट हो जाने के बाद लोगों का ये कहना है कि अब इंडिया की सेंट्रल एजेंसीज का कंट्रोल पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथों में आ चुका है और उनकी फ्रीडम चली गई है। तो अब केजरीवाल अरेस्ट केस की बात की जाए तो जिस तरह लोकसभा इलेक्शंस के ठीक पहले ईडी द्वारा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम में अरेस्ट किया गया, वो पूरी तरह से गलत है। अगर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टाइम में उन्हें अरेस्ट करना सही नहीं है। बहुत ही इजीली इलेक्शंस तक वेट किया जा सकता था। अब जिस तरह से कांग्रेस के टैक्स इश्यूज को लेकर उनके ऊपर एक्शंस को इलेक्शन के बाद तक डिले कर दिया गया, गवर्नमेंट उसी तरह से केजरीवाल के साथ भी इजीली ऐसा कर सकता था। अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी के 9 समन्स के बाद उनके साथ कोऑपरेट ना करके अपनी मुश्किलें खुद ही बढ़ा दी। अगर वो स्टार्टिंग में ही अपियर हो जाते तो उनके पास भी एक एडवांटेज होता। अब ये तो तय है गाइस कि जो भी पार्टी पावर में होगी वो अपोजिशन के अगेंस्ट सेंट्रल एजेंसीज का यूज करेगी और हमेशा से करती आई है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर एसबीआई को कहा था कि इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करो, और एसबीआई को ऐसा करना भी पड़ा। तो उस इंफॉर्मेशन के पब्लिक होने से पता चला कि बीजेपी ने इस बॉन्ड की स्कीम के जरिए काफी कुछ ऐसा किया है जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। इसी के चलते काफी सारे क्रिएटर्स ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर वीडियोस भी बनाई कि बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया, और अपोजिशन पार्टी ने भी इसे एक चुनावी मुद्दा बना लिया। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट हिंदुस्तान की सरकार चला रही है। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बॉन्ड्स में दिए गए, और इनमें से खुद काफी सारी चीजों का जवाब तो बीजेपी के पास भी नहीं था। तो गाइस,
अब आप ये ध्यान देना कि इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सुप्रीम कोर्ट का। अगर कोर्ट ऑर्डर ना करता तो एसबीआई को इंफॉर्मेशन पब्लिक करने ही ना पड़ती और ये बात हमारे सामने आती ही ना। तब कोर्ट और इंडियन जुडिशरी पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन जब उसी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की बेल अपील को एक्सेप्ट नहीं किया तो इस बात पे लोगों ने इंडियन जुडिशरी को जिम्मेदार ठहराया। अब असली हिपोक्रेसी क्या है? डिक्टेटरशिप कहने से पहले ये देखना जरूरी है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सपोज किया वही सुप्रीम कोर्ट देश के नेता को भी जस्टिस दे सकता है। इंडिया के अलावा अगर दूसरी कोई बड़ी डेमोक्रेसी है तो वो है यूएसए। अब उनका एग्जांपल अगर लिया जाए तो 2019 में प्रेसिडेंट ट्रम्प को डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट कहने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स पावर में आने के बाद ट्रम्प पर खुद ही क्रिमिनल केसेस शुरू कर देते हैं और डेमोक्रेट अपॉइंटेड को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रम्प को इलेक्शन से भी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इस लॉजिक से तो अमेरिका में भी डिक्टेटरशिप है। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में मौजूद हर कोई सिर्फ खुद के बारे में और सत्ता के बारे में सोचता है। कोई किसी का सगा नहीं होता, सबको सिर्फ पावर चाहिए और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब हम देख ही रहे हैं कि धर्म और जातिवाद को लेकर किसी एक धर्म की ओर बायस्ड होकर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है और सत्ता में आने के लिए धर्म जात का आधार लिया जा रहा है। जिसके भी हाथ में सत्ता है, पावर है, उसकी कोई धर्म या जाति नहीं होती। उसे सबके लिए सेम रहकर देश को आगे बढ़ाना होता है। लेकिन आज हम देख ही रहे हैं कि लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भड़काकर गंदे तरीके से पॉलिटिक्स रचा जा रहा है। यहाँ कोई विकास की बात कर ही नहीं रहा है। गाइज देखो गाइज, हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने रास्ते बना दिए, हाईवेज बना दिए, ट्रेन्स को डेवलप किया या इंडस्ट्रीज में ग्रो किया तो यही विकास है। नहीं गाइज, कोई भी पार्टी अगर पावर में है तो उसका काम है ये सब करना। हाईवेज बनाकर या न्यू इंडस्ट्रीज क्रिएट करके गवर्नमेंट हम पर मेहरबानी नहीं कर रही है, उन्हें इसके लिए हमने चुना है और कोई पावर में है तो उसे ये करना ही पड़ेगा। लेकिन इसे विकास का नाम देना बिल्कुल गलत है। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, यूथ के लिए जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है। लोगों के पास स्किल्स तो है लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए कोई करियर प्लेटफॉर्म नहीं है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, अगर हमें यह दिखाया जा रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी में इंडिया 5th पोजीशन पे है तो भारत में इतनी ज्यादा गरीबी क्यों है? अगर चंद बिजनेसमैन, बॉलीवुड या अडानी अंबानी जैसे लोगों की वजह से हमारी इकोनॉमी को 5th पोजीशन पे रखा गया है तो गाइज ये सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि हमारा वो देश है जहां एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम एरिया है। ना चाहते हुए भी कितने ऐसे माइनर है जिन्हें काम करने के बावजूद एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। यूथ के पास कोई भी जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है और प्रोस्टिट्यूट बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या फायदा ऐसी इकोनॉमी की 5th पोजीशन का जो गरीबी नहीं मिटा सकती है, जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती है। और इसीलिए लोगों को विकास के डेफिनेशन को ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो हम ये कह सकते हैं कि सही मायने में विकास हुआ है। लेकिन सॉरी गाइस, अगर सिर्फ हाईवेज, साइंस डेवलपमेंट, चंद्रयान लैंडिंग और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को हम विकास बोल रहे हैं तो मैं नहीं मानती। देश के लोगों के प्रॉब्लम्स पर काम किया जाए और उनके लिए सॉल्यूशंस को डेवलप किया जाए तो सही मायने में हम विकास की ओर बढ़ेंगे। और हाँ गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ घटनाओं की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी भी अभी बरकरार है। हम आवाज उठा सकते हैं, हम स्टैंड भी ले सकते हैं, हम अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुन सकते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ बोल भी सकते हैं। हमें सिर्फ गवर्नमेंट के गलत एक्शंस के खिलाफ बोलने की जरूरत है। किसी भी धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स हो रहा है या जबरदस्ती हो रही है तो हम चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तब भी हमें सरकार के खिलाफ जाना चाहिए। यहाँ सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए, ना ही किसी धर्म या जाति की। मॉरल ऑफ द स्टोरी गाइस, मेरे ख्याल से तो ना प्रॉपर डिक्टेटरशिप चल रही है और ना ही प्रॉपर डेमोक्रेसी, बस पॉलिटिक्स का सबसे वाहियात मजाक चल रहा है। नाउ पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट गुड वर्सेस बैड, इट्स अबाउट बैड वर्सेस वर्स्ट। खैर, आज के लिए बस इतना ही गाइस। हमें किसी भी पार्टी से कोई भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पावर किसी के भी पास हो, लेकिन जनता के प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि हमारे और देश के विकास के लिए हम किसी भी कैंडिडेट को चुनते हैं। सो गाइज,
जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेकिन हाँ प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।